Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I'm going to teach you science. Today we start our new chapter, chapter number 5, the fundamental unit of life. In this chapter, we're discussing on the fundamental or basic functional or structure unit of life, that is cell. Okay, all of the living organisms are made up of these tiny cells. इस चैप्टर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता है कि किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी साइज। ओके, सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू बनाती हैं, एंड देन टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलकर बनाते हैं होल, सॉरी, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं होल बॉडी। ओके, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉडी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो आप कहेंगे ब्रिक्स या सैंड पार्टिकल। ओके, तो जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे, सॉइल पार्टिकल, सैंड पार्टिकल मिलकर ब्रिक्स बनाएंगे, सॉइल पार्टिकल ब्रिक्स बनाएंगे, सैंड होंगी उसका यूज होगा, एंड रॉक से क्या बनेगी, रॉक से क्या बनेगी आपकी, सीमेंट बनेगा। तो एक सिंपली एक सभी एक छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे। वो छोटा सा पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सेल हो जाएगा, वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी हो सकते हैं। और सिंपल एग्जांपल से हम देख सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है, वो एग्जांपल है, जस्ट सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करते हैं, तो हम उसमें ले लेते हैं ब्रिक। ब्रिक्स मिलकर क्या बनाती हैं, वॉल बनाती हैं। ब्रिक्स से मिलकर क्या बनेंगी, वॉल बनेगी, और बहुत सारी वॉल मिलकर क्या बनाएंगी, रूम बनाएंगी, और बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा होम या बिल्डिंग बनाएंगे। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी किस बनी हुई होती है, सेल्स से। बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेल्स हैं, सेल्स से मिलकर उन्होंने कोई भी एक टिश्यू बनाया। जैसे मान लीजिए क्या है वो, डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लंग्स की सेल है, लंग्स टिश्यू की, लंग्स टिश्यू मतलब छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर लंग्स बना हुआ पूरा, और ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा लंग्स, और और बहुत सारे ऐसे ही ऑर्गन, जैसे कि कौन सा ले लेते हैं हम, नोज, लंग्स, ब्रोंकाई, ये सभी ऑर्गन है। जैसे ये बना है लंग्स, ऐसे ही और ऑर्गन बने होंगे। वो सभी ऑर्गन मिलकर के बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उस सिस्टम को बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड वस्कुलर सिस्टम अलग ऑर्गन बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग ऑर्गन बनाएंगे, नर्वस सिस्टम अलग ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, होल बॉडी। ओके, एंड रिमेंबर दैट ऑल ऑर्गन सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सभी ऑर्गन सिस्टम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हमें डाइजेशन करना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो हमें किससे मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एनर्जी आएगी, या फूड ट्रांसपोर्ट होगा। और फूड बॉडीज को कहाँ से मिलेगा, वो भी ब्लड क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ऐसे सभी, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बॉडी से बाहर होगा। तो ये सभी सिस्टम एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके, अब देखते हैं जो सेल डिस्कवरी की जो एक जर्नी है, वो स्टार्ट हुई थी एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोक। वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक जो रबर कॉर्क होती है, आपने देखा होगा, उन कॉर्क की वो एक स्लाइस कट करके उसका, बोतल की कॉर्क आपने देखो ना, स्पॉन्जी सी रहती है, उनका सेक्शन कट करके उसको स्टडी कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे रॉबर्ट कोक। सो द दैट कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो जब उन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा,
तो उसमें छोटे-छोटे से ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए थे, जैसे हनीकॉम्ब में रहते हैं ना, मधुमक्खी का छत्ता रहता है, उसमें छोटे-छोटे से ऐसे अलग-अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं। ऐसे ये कॉर्क की स्लाइस में भी उनको ऐसे छोटे-छोटे से चेंबर या कंपार्टमेंट उनको दिखे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। और ये बनता किससे है? एक ट्री की बार्क से बनता है ये। किससे बनता है? ट्री की बार्क से बनता है ये। दिस वाज इन ईयर 1665। ये कब हुआ? 1665 में। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, सिंपल माइक्रोस्कोप है जो, और उन्होंने इससे उसको ऑब्जर्व किया था। ओके। एंड रॉबर्ट हॉल्ट कॉल्ड दीज सेल्स। उन्होंने इन छोटे छोटे सेल्स या छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने लैटिन वर्ड में क्या कहा? अ लिटिल रूम। ओके। एंड द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। एक फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? एक लाइफ की सेल होती है। फंक्शन मीन्स हमारी बॉडी में चाहे वो डाइजेशन हो रहा हो या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो सब करता कौन है? वो सभी एक्चुअली वो सेल्स कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि भाई लंग्स पूरा फंक्शन कर रहे हैं, नहीं, लंग्स में जो सेल्स हैं वो सब मिलकर फंक्शन कर रही है, और हम बोलते हैं कि लंग्स फंक्शन कर रहे हैं। ओके, सभी सेल्स। इसलिए हम सेल्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। डिस्कवर्ड सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुई? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की इन 1665। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद एक और माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसका रिसर्च के लिए यूज होता है, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिससे और अच्छे से रिसर्च हम कर पाते हैं। ये हम स्कूल की लेबोरेटरीज में भी मिलेगा आपको ये देखने के लिए। इससे हम स्लाइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी टिश्यूज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके हम देखें तो, ये ऊपर वाला ये आई पीस होता है जिसमें एक लेंस लगा होता है, जिसे आई लेंस कहते हैं क्योंकि वो आई के पास है। उसी के नीचे यहाँ पर आकर देखते हैं तो एक और लेंस होता है इसमें, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होगा। इसको इस माइक्रोस्कोप के इस प्लेटफॉर्म पर, इसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म या स्टेज। इस पर हम स्लाइड या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसको इससे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर एक और लेंस लगा हुआ है, ये अलग अलग मैग्निफिकेशन के हैं। ओके। यहाँ पर क्लिप है जो स्लाइड को सेट करने में काम आती है। ये यहाँ पर एक स्लाइड रखी हुई है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, और ये क्लिप से दबी हुई है। ओके। ये वाला पार्ट जो होता है उसका पूरा आर्म होता है। यहाँ पर फोकस सेट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट होता है, इसको रोटेट करके फोकस को क्लियर कर सकते हैं। एंड इसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए बॉडी ट्यूब को, ये पूरी बॉडी ट्यूब है, इसको मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको रोटेट करके। इसको बोलते हैं फोर्स एडजस्टमेंट। ओके। एंड यहाँ पर ये स्विवेल होता है। एक यहाँ पर मिरर लगा होता है, जो मिरर क्या करता है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, इसको डाइवर्ट करके यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, ग्लास लगा होता है यहाँ से, तो वो लाइट यहाँ से जाती है और वो स्लाइड को क्रॉस करते हुए आइस तक पहुंचती है, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। ओके। ये इसका बेस है जहाँ पर वो रखा हुआ है। एंड नीचे क्या लगा रहता है? कंडेंसर लगा रहता है, जो लाइट कितनी एंटर करानी है उसको रेगुलेट करता है। ओके। एंड देन अ सेल कैन इंडिपेंडेंट परफॉर्म ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज सस्टेन लाइफ। जो एक कोई भी सेल है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकती है। हेंस सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ, इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, कर सकती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये एक ही सेल के हैं, सारे फंक्शन उसी सेल में होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स को जब हम देखते हैं तो वो टू टाइप की सेल्स हमको नीचे में देखने को मिलेंगी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। इन टू सेल्स में डिवाइडेड होती हैं। एंड एक और कैटेगरी होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो हम देखेंगे। पहले सबसे पहले अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से वाले थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जिनके पास। कौन सी? प्रोकैरियोटिक। फिर उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशन हुई और वो कौन से सेल्स बनी? यूकैरियोटिक। ये प्लांट और जो एनिमल है दोनों ही यूकैरियोट के टाइप्स हैं। ओके, तो हम ये सभी देखेंगे।
यहाँ पर कुछ सेल दिखाई हुई हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो कैसी कैसी सेल्स हो सकती हैं। ओके, सभी का अपना अपना फंक्शन होता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहती हैं। ये ब्लड सेल्स दी हुई है यहाँ पर, जो ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो सभी यहाँ पर दी हुई हैं। एक यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट सेल दिख रही होगी आपको, नर्व सेल। ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी है, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल का काम करती है। ब्रेन से किसी ऑर्गन सिग्नल भेजना है तो वो इसके थ्रू जाता है, और ऐसे ही नर्व सेल एक दूसरे से बहुत सारी सेल कनेक्टेड रहती हैं। ओके, एक से कनेक्टेड रहती हैं। और ये है फैट सेल्स, जिनमें फैट स्टोर होता है। ओके, एंड ये बोन सेल्स हैं, जिनसे बोन्स बनी हुई होती हैं। ये स्पर्म है, ओवम है, जो फीमेल गैमीट है, जो फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। एंड ये स्पर्म है, जो मेल में प्रेजेंट रहता है, ह्यूमन में। ओके, यस, द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल आर देयर फंक्शन आर एस फॉलोज। अब कुछ उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये सबसे पहली सेल है, एक बैक्टीरिया की सेल है ये, जिन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इनमें सबसे बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, सबसे बाहर आउटर कवरिंग होती है, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ये हार्ड होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर एक डबल लेयर लिपिड मेम्ब्रेन रहती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन। सेल वॉल हमारी बनी हुई होगी, जो हमने इसके पहले पढ़ी थी, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज और अलग अलग ऑर्गेनम्स में डिफरेंट भी होती हैं। ओके, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनम है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जो छोटी छोटी, एक छोटी यूनिट एक बड़ी यूनिट से मिलकर बना होता है, जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, और सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका जेनेटिक मटेरियल, इसको हम डीएनए कहते हैं। ये जब इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको एक एरिया में कलेक्टेड रहता है, इकट्ठा रहता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उस एरिया को जहां पर ये डेंस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, डीएनए। ओके, देन ये मैं आपको सेल दिखा रहा था, एक सेल का। यस, यहाँ पर कुछ एनिमल सेल और प्लांट सेल का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये यहाँ पर दी हुई है एनिमल सेल, एंड यहाँ पर दी हुई है प्लांट सेल। ओके, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब इनमें देखेंगे हम क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं। ये सबसे बाहर की एक जो मेम्ब्रेन है, वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये एक ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग। सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सभी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं। और ये पूरी एक सेल है। एनिमल्स में कुछ इस टाइप की सेल्स होती हैं, प्लांट में कुछ इस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक एडिशनल ऊपर क्या रहता है, सेल वॉल रहती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर तो सुपर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन। ये सभी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे बहुत सारे इसमें। ओके, इसमें एक एडिशनल रहेगा क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होता है, जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराता है, फूड बनवाता है। ओके, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। तो इसमें सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन जो थी, सेल मेम्ब्रेन, उसको हम देखेंगे। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स एक सेल जो होती है, एक सेल है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनको सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ सेल मेम्ब्रेन। ओके, the plasma membrane allow to permit the entry and exit of some nutrient in or out of the cell. The cell membrane is called selectively permeable membrane. तो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ सिलेक्ट करके सभी मटेरियल्स को परमिट नहीं करती, सिलेक्टेड मटेरियल्स को परमिट करती है
एंटर करने के लिए सेल के अंदर एंटर करने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। उसके लिए कुछ चैनल बने हुए होते हैं। चैनल जैसे कि यहाँ पर मेम्ब्रेन का एक छोटा सा इसका हम सेक्शन कट कर लेते हैं, इतना सेक्शन कट कर लिया और हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, तो दो पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई हैं। ये है एक सेक्शन और उसी को हमने एक दूसरे तरीके से दो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की। ये किससे बना हुआ होता है? लिपिड से बना हुआ होता है। तो ये आपको ये ग्रीन कलर के ये दिख रहे हैं और ये पूरा एक लिपिड मॉलिक्यूल है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं और इनका हेड जो होता है वो बाहर होता है और टेल अंदर की तरफ होती है। बाइलेयर होते हैं, 1 लेयर 2 लेयर। ओके, और बीच में ये जो आपको दिख रहा है वो होता है प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है? कोई भी न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल को, वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। मीन्स यहाँ से ये चैनल बनाता है, यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और फंक्शन दिखाया हुआ है मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जैसे ही कोई जैसे कोई मटेरियल अंदर आएगा तो उसको एक वेसिकल फॉर्म बनाकर उसको क्या करेगा? वो अंदर ले लेता है और जब बाहर निकालना हो तो भी एक उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया और एक क्या बनाए? वेसिकल बनाए, सेकेंडरी वेसिकल बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? उसको बॉडी से, मटेरियल को बॉडी से सीक्रेट कर दिया जाता है। ओके, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। और ये लिपिड मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, इनमें फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा रहता है, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। ओके, some substance like O2, CO2 gases can move across the cell membrane by the process called diffusion. तो substances हैं like CO2 and O2 gases, ये सेल में एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? जब any substance can move from higher concentration to lower concentration, then it is known as diffusion. जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। एक एग्जांपल हम देखेंगे, अभी एक्टिविटी करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और जब उसी में एक सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन अगर इन्वॉल्व है, अगर ऑब्जेक्ट वाटर मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज osmosis. Osmosis is the passage of water region of higher concentration through its medium surrounding cell and a higher water concentration than the cell, sorry, higher concentration through a semi-permeable membrane of a region of low water concentration. Okay, if the medium surrounded the cell has higher concentration, अगर जिस सेल जिस मीडियम में है, अगर क्या है? द मीडियम सराउंडेड द सेल, बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है या मीडियम जो प्रेजेंट है वहां पर वाटर ज्यादा है, द सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगी? बाहर से वाटर को गेन करेगी। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जब वाटर की सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है अंदर के कंपेरिजन में, तब हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर तीनों टाइप के सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। इफ द मीडियम है डायरेक्टली सेम, और अगर उसमें क्या है कि यहाँ पर अगर सेल के अंदर एंड सेल के बाहर दोनों ही जगह अगर सेम वाटर कंसंट्रेशन हो, तब हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम और सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो, तब हम उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन बनी होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enable the cell engulf the food and other materials on its external environment. तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो उसको अलाउ करती है कि ये बाहर से एनवायरनमेंट से फूड को एंगल्फ करे। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस इज एज नोन एज एंडोसाइटोसिस। जब मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ आता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब अंदर से बाहर जा रहा होता है तो हम बोलते हैं उसको एक्सोसाइटोसिस। ओके,
इट इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, ये सब अमीबा ऑर्गन में देखा जा सकता है। ओके, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।